Hello viewers, this is Amit Bhardwaj and today we have Jignesh Mevani, the face of Gujarat Dalit movement which is going on right now. Jignesh, welcome to News Laundry. Today the first question that we have is, we saw a movement last year, Patidar movement coming up in Gujarat, and we are witnessing one of the biggest Dalit movement of the present time in Gujarat. So what is the reason? There's a sense of dissatisfaction in this society. What is the reason behind it? पाटीदार समुदाय जैसे डोमिनेंट कास्ट के लोग और दलित समुदाय जो बहुत निचली श्रेणी में से आता है, दोनों को अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर हो उसके लिए सुसाइड करने की नौबत आई है। दोनों कास्ट के लोगों को अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर उसके लिए जहर खाने की नौबत आई है। इससे बड़ी गुजरात मॉडल की कोई फेलियर नहीं हो सकती। गुजरात में पिछले 10-12 साल जिस तरह से वाइब्रेंट और स्वर्णिम के नारे चले और जिस तरह से विकास की बड़ी बड़ी बातें हुई है, लेकिन ग्राउंड जीरो पे कुछ पहुंचा नहीं और अग्रेरियन क्राइसिस बहुत ही डीप है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है। तो उसकी वजह से दलित, पाटीदार और सारे समुदाय के लोग एक तरह से फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं। जहाँ तक दलित आंदोलन का सवाल है, तो पिछले 10 साल में जिस तरह का जाति आधारित उत्पीड़न का बढ़ना, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन दलितों का बढ़ना और उसमें भी ऊना की घटना का वीडियो जिस तरह से वायरल हुआ, तो उसकी वजह से पूरा ये मामला ट्रिगर हुआ है। तो जो अभी आंदोलन चल रहा है आप लोगों का, वो क्या सिर्फ ऊना की घटना की वजह से है या फिर उसके पीछे बहुत सारी घटनाएं हैं, एक चेन है? बिल्कुल, जैसे कि 2002 से 2014-15 तक के फिगर्स देखे स्टेट क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के स्टेटिस्टिक के मुताबिक, तो करीब 14,000 से ज़्यादा एट्रोसिटीज़ की वारदातें गुजरात में हुई। 119 गाँव में दलित आज पुलिस प्रोटेक्शन में जी रहे हैं। 55 से ज़्यादा गाँव में दलितों को खदेड़ कर बाहर निकाल दिया गया है। सोशल बॉयकॉट इज़ द ऑर्डर ऑफ द डे। बहुत से जगह पे आज भी पीने के पानी को लेकर डिस्क्रिमिनेशन होता है। बहुत से फॉर्म से एट्रोसिटीज़ के 1590 गाँव का एक स्टडी का एनजीओ ने किया था, जिसपे पाया गया कि 98 टाइप्स की अनटचेबिलिटीज़ है। 55,000 से ज़्यादा दलित आज मेला उठाते हैं। हज़ारों की तादाद में सैनिटेशन वर्कर्स को आज भी मिनिमम वेजेस नहीं मिल रहा है। तो ये सब इश्यूज है इसके पीछे, और इसी की वजह से हम लोगों ने, हमारी जो टीम है ऊना दलित अत्याचार लड़ाई समिति, तो हम लोगों ने तय किया कि केवल ऊना में न्याय नहीं मांगेंगे, ऊना के साथ थानगढ़ की घटना उसके लिए भी हमें जस्टिस चाहिए। हज़ारों की तादाद में जो एट्रोसिटीज़ की घटनाएं रुक नहीं रही है और रेट ऑफ कन्विक्शन केवल 3% है। तो पुलिस और प्रशासन का थानगढ़ वाली घटना थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, दर्शकों को शायद पता ना हो इसके बारे में। गुजरात के सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट बहुत ही फ्यूडल है और वहाँ पे एक थानगढ़ नाम का टाउन है जहाँ 25-30 हज़ार के करीब दलितों की पॉपुलेशन है, शायद उससे भी ज़्यादा हो। तो वहाँ पे हर साल एक मेला लगता है, थानगढ़ का मेला। तो उसमें स्टॉल्स के किन के स्टॉल्स लगेंगे और किन के नहीं लगेंगे, उसके कुछ मसले को लेकर विवाद हुआ था। वहाँ पे डोमिनेंट कास्ट के लोगों ने दलितों को बहुत मारा पीटा, गाली गलौज किया, कास्टिस्ट रिमार्क्स किए उनके सामने। तो उसकी वजह से वो पुलिस कंप्लेंट दर्ज करवाने जा रहे थे, तो पुलिस ने कोई ऑफेंस दर्ज करने से मना कर दिया, उनको वहाँ से भगा दिया। तो दूसरे दिन टोला लेकर दलित लोग वहाँ पर जा रहे थे। वहाँ तो उनके ऊपर पुलिस ने टीयर गैस के सेल छोड़ने चालू किए और पुलिस ने एक तरह से आतंक फैलाया, ऐसा सीन क्रिएट करने की कोशिश की कि दलित लोग जैसे हमला कर रहे हो। और इस बहाने के तले पुलिस ने एट्रोसिटी का मुकदमा दर्ज करवाने जा रहे हैं इस टीम के ऊपर AK-47 से गोलियां बरसाना चालू किया, जिसमें 16, 17 और 21 साल के 3 दलित लड़कों की मौत हो गई। आज उस बात को 4 साल हो गया है। आज इस घटना को 4 साल हो गया, लेकिन एक आरोपी जो पुलिस कांस्टेबल, उसकी अरेस्ट नहीं हो रही है। 3 में से 2 मामले में चार्जशीट फाइल नहीं हो रही है। और कल जाकर अब गुजरात की पुलिस ने SIT का गठन किया है। ये पूरी घटनाएं जो आप बता रहे हैं एक तरफ है, दूसरा तरफ ये मामला है कि आप लगातार, कल भी जब आप मीडिया से बात कर रहे थे उस टाइम पे आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे सीधा हमला बोल रहे थे। क्या वजह है इसके पीछे? उन्होंने जैसा कि कहा कि गोलियां बरसानी तो मुझ पर बरसाओ, दलितों के ऊपर नहीं। तो हम लोगों का सीधा सवाल है, एट्रोसिटी की जो 14,000 से ज़्यादा वारदातें आपके शासनकाल के दौरान दर्ज हुई, तब तो आपने ऐसा नहीं कहा। एक भी पीड़ित परिवार के घर आप तो कभी पूछने भी नहीं गए। थानगढ़ की जो माताएं थी उनके आंसू पूछने भी नहीं गए। थानगढ़ में जब गुजरात की पुलिस 16-17 साल के बच्चों के ऊपर AK-47 से गोलियां बरसा रही थी, तब तो आपने नहीं कहा कि हमारे ऊपर गोलियां बरसाओ। प्रधानमंत्री जी ने 2009 में कर्मयोगी नाम की किताब में ऐसा भी कहा कि सफाई कर्मियों को सफाई काम करने में आध्यात्मिकता का आनंद मिलता है। तो क्या दलित समाज के लोग गटर में उतर रहे, वो स्पिरिचुअल डिवाइन प्लेजर के लिए गटर में उतर रहे? ये किस प्रकार की मानसिकता है? प्रधानमंत्री जी का ये भी कहना कि गौ रक्षा के नाम पे जो लोग दुकान खोलकर बैठे, उनसे मैं बहुत एंग्री हूँ, उससे बहुत गुस्सा हूँ। ग्राउंड जीरो की रियलिटी क्या है? 15 अगस्त का हमारा जो महासम्मेलन हुआ ऊना की धरती पर,
उसके बाद जो लोग अपने अपने गांव में वापस जा रहे थे, 50 से ज़्यादा दलितों को पीटा, पूरे ऊना के बेल्ट को गौरक्षकों ने टेरराइज करके रखा है। तो उनके वो रेटोरिक से हमारे जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्या हुआ उस ऊना की रैली के बाद, क्या घटनाक्रम हुई? 5 अगस्त को अहमदाबाद के वेजलपुर एरिया से हमारी पदयात्रा निकली, दलित अस्मिता यात्रा, और 15 अगस्त को ऊना पहुंची। फिर हम लोगों ने वहाँ बहुत बड़ी एक सभा की। उस सभा के बाद सभा जब खत्म हुई तो लोग अपने अपने गांव में जहाँ से वापस आए थे, अपने तहसील में, अपने ज़िले में, अपने शहर में वापस जा रहे थे। तो सारे एरिया को एक तरह से भाजपा के कार्यकर्ता और गौरक्षकों ने मिलकर कॉर्डन कर दिया। जय भीम बुलवाते थे दलितों से, तो ताकि पता चले कि जो जय भीम बोलेगा वो दलित है। तो जय भीम का नारा सुनकर दलितों को जमकर पीटा। डॉक्टर अंबेडकर के नाम पे माँ बहन की गालियाँ दे रहे थे। पूरे एरिया को टेरराइज करके रखा। बहुत से वाहनों को तोड़ा फोड़ा गया। 50 से ज़्यादा दलितों के सिर फोड़े गए। 35-40 दलितों को हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। तो एक तरफ वो जो कह रहे थे कि गौरक्षा के नाम पे जो लोग दुकान खोल के बैठे हैं उनसे मैं गुस्सा हूँ, लेकिन दूसरी तरफ गौरक्षा का आतंक आज भी गुजरात में चालू है दलितों के ऊपर। एक बात आपने कही थी कि पाटीदार के पास सोशल कैपिटल है गुजरात में, दलितों के पास नहीं है। 7% मेरे ख्याल से स्टैटिस्टिक्स है दलित समाज का गुजरात के अंदर। तो फिर जो ये पूरी रैली निकली और मार्च निकला, तो उसमें फंडिंग कहाँ से आई? यही सबसे पॉजिटिव बात है। आज हज़ारों की तादाद में दलित अपने पैसे खर्च कर आने को लिए तैयार है। बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियाँ चंदा देती तब भी लोग बाहर निकलने के तैयार नहीं है। लेकिन आज गुस्सा इस प्रकार बढ़ चुका है, लोग इतना फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं दलित समुदाय के लोग गुजरात में। और जिस तरह से गौरक्षकों का आतंक दोबारा भी देखने को मिला, तो और भी आने वाले दिनों में भी हम लोग प्रोटेस्ट के कार्यक्रम में देखें तो और भी लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं। पदयात्रा के दौरान जहाँ जहाँ पर हम लोग गाँव में गए, लोगों ने अपनी तरफ से व्यवस्था की, उनसे जो भी बन सकता था लिमिटेड उनकी कैपेसिटी में हम लोगों का स्वागत किया, रहने खाने पीने की भी व्यवस्था की। तो एक तरह से ये एक बहुत ही अलग तरह का इन्वॉल्वमेंट उनका देखा। जिग्नेश, आपने कल मीडिया को एड्रेस करते हुए बात कही थी कि आपको मिलिटेंट नेचर से कोई एप्रीहेंशन नहीं है। अगर ये मूवमेंट मिलिटेंट नेचर भी लेता है तो आपको उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या गुजरात के अंदर वायलेंस को लेजिटिमेसी मिल चुकी है? गुजरात में वायलेंस को लेजिटिमेसी सरकार की ओर से मिल चुकी है। गुजरात में अब तक जो भी दमन या वायलेंस हुआ है वो स्टेट के द्वारा हुआ है। हम लोगों का इतना सिर्फ कहना है कि यदि कोई जातिवादी एलिमेंट्स दलितों के ऊपर शारीरिक हमला करता है और दलित उसको उसी की भाषा में जवाब देता है, तो मैं पर्सनली उसका विरोध नहीं करूँगा। मैं कानून और संविधान के दायरे में रहकर ही इस आंदोलन को चलाने वाला हूँ। बल्कि रेल रोको का जो कॉल दिया है उसको लेकर हम लोगों की भी खुद को ऐसी चिंता है कि लोगों को, कुछ लोगों को इनकन्वीनियंस फील होगा, लेकिन हमारी भी मजबूरी है, हम क्या करें। इसका जो 5 एकड़ का जो डिमांड है वो कितना प्रैग्मेटिक है? उतनी जमीन है गुजरात के अंदर? इट इज एब्सोल्युटली प्रैग्मेटिक। देयर इज ऑलरेडी ए प्रोविजन अंडर द रेवेन्यू लॉ कि सारी सरकारी पड़तर जमीन जो गवर्नमेंट वेस्टलैंड है वो बांटी जा सकती है। गुजरात के हर एक जिले के, हर एक तहसील के करीब हर एक गांव में गवर्नमेंट वेस्टलैंड है। वो न केवल दलितों के साथ साथ ओबीसी और ट्राइबल्स को भी बांटी जा सकती है, जो हज़ारों की तादाद में पड़ी है। भूदान के अंतर्गत जो जमीनें बांटनी चाहिए वैसी 50,000 एकड़ जमीन का अभी तक आवंटन नहीं हुआ, वो भी बांटी जा सकती है। फिर गुजरात एग्रीकल्चर लैंड सीलिंग एक्ट में भी प्रोविजन है, उसके तहत भी जमीनों का आवंटन हो सकता है। आदिवासी समुदाय को फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के तहत जमीनें बांटी जा सकती है। और दलितों की बात करें, आदिवासी की बात करें तो शेड्यूल ट्राइब सब प्लान में तो ऐसी प्रोविजन है कि सरकार जमीन खरीद कर भी दे सकती है। तो एकदम प्रैक्टिकल, इट इज प्रैक्टिकली वेरी मच पॉसिबल। You're talking about land reforms. At the same point of time, you also say that this is economic reform. This will lead to economic revolution. How? तो दलित आंदोलन, जिसे मैंने पहले भी कहा कि एक तरह से मनुवाद मुर्दाबाद और ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारों में कई चौकअप हो गया था। तो केवल बात सामाजिक न्याय की होती थी। तो हम लोगों ने ये जो नारा दिया कि गाय की दुम आप रखो, हमें हमारी ज़मीन दो, उसकी वजह से हुआ ये कि सामाजिक आंदोलन के साथ साथ आर्थिक आंदोलन भी जुड़ गया। आज गुजरात का देखो या देश का पूरा दलित वर्ग देखो, 90% गांव में बसने वाला दलित लैंडलेस है। तो यदि वो ज़मीन मालिक बनता है तो उसके जीवन में डेफिनेटली कुछ परिवर्तन आ सकता है। ऑफ कोर्स एक तरफ जिसके पास ज़मीन है छोटी बहुत, वो किसान सुसाइड कर रहे हैं इस ग्लोबलाइजेशन की पॉलिटिकल इकोनॉमी है, तो वो सवाल तो खड़ा ही है कि ज़मीन। लेकिन दलित आंदोलन मटीरियल इश्यूज रेज करने की दिशा में आगे बढ़े, वो भी एक बहुत ही ऐतिहासिक तौर पर महत्वपूर्ण कदम है। ये अपने आप में बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन है। जब गुजरात में लैंड एक्विजिशन अमेंडमेंट एक्ट पास हो चुका है, अभी 8 तारीख को 8 अगस्त को प्रेसिडेंट ने उसको मंजूरी भी दे दी है, तो जिस एक तरफ गुजरात सरकार ज़मीन लेने की बात कर रही है, दूसरी तरफ आप उनको कह रहे हैं कि आप ज़मीन बांटो। डू यू फील दैट यू आर गोइंग टू अचीव दिस गोल? इसीलिए तो ये आंदोलन और भी जमने वाला है, क्योंकि किसान संगठन के साथ भी हम अपने आंदोलन को जुड़ने वाले, उनको भी हमारे साथ हमारे संघर्ष में जुड़ने वाले। और हम ये नारा दे रहे हैं कि अदानी, अंबानी और एसआर को ज़मीन दे रहे हो तो दलित, आदिवासी, ओबीसी को क्यों नहीं? यानी जो कॉरपोरेट कंपनियों को ज़मीनों का आवंटन हो
उसके लिए जो भूमि अधिग्रहण बिल को इतना ड्राकोनियन बना के रखा है उसका भी विरोध होगा और लैंड रिफॉर्म्स की भी बात हुई। तो भूमिहीन खेत मजदूर और छोटे मोटे किसान जिनकी जमीनें छीनने की आशंका है वो दोनों एक साथ मिलकर लड़ेंगे। लास्ट 2 क्वेश्चन है आपसे। जब जिग्नेश मेवानी बात करते हैं तो वो एक अलग तरह के दलित लीडर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। एक तरफ मायावती का मॉडल है, दूसरे तरफ कम्युनिस्ट रेटोरिक का मॉडल है जहाँ पे अप्रोप्रिएट करने की बात होती है। जिग्नेश मेवानी बहुत ही अलग तरीके से लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, लेकिन आपकी बातचीत, आपके दिए हुए स्टेटमेंट्स को अगर हम रीड करते हैं पिछले 1 महीने में जो आपने बातें रखी हैं, आप एक ही तरह के स्टेटमेंट्स बार बार हर जगह पे अलग अलग जगहों पे दे रहे हैं। व्हाई इज इट सो? अभी जो 10 डिमांड सरकार के सामने रखी है उसी के ऊपर हमने फोकस बनाया के रखा है। अभी ये जो नारा दिया है कि गाय की दुम आप रखो हमें हमारी ज़मीन दो, उसी के ऊपर हम लोग फोकस करना चाहते हैं। दलित इशू के अलावा दूसरे भी दलित इशू के अलावा के भी सारे सवालों की आने वाले दिनों में हम बात करेंगे। जब किसानों के आंदोलन हमारे साथ जुड़ेंगे, जब मजदूरों के आंदोलन जुड़ेंगे, जब नारीवादी मूवमेंट के साथ जो लोग काम करते हैं वो हमारे साथ जुड़ेंगे, ट्राइबल्स के जुड़ेंगे, तो आने वाले दिनों में हमारा एजेंडा भी ब्रॉड होने वाला है। लास्ट क्वेश्चन, यू रिजाइन फ्रॉम आम आदमी पार्टी येस्टरडे। तो एक तरफ आप जहां पॉलिटिकल मूवमेंट की बात कर रहे हैं, दलित एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपने रिजाइन कर दिया। सो यू डोंट बिलीव कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में दलित को आना चाहिए या दलित लीडरशिप को आना चाहिए? इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में दलित लीडरशिप को बेशक आना चाहिए, सत्ता में भागीदारी भी होनी चाहिए, लेकिन बहुत जेन्युइनली कहूँ तो आम आदमी पार्टी ने कभी इस मुद्दे का पॉलिटिकल रंग देने की कोई कोशिश नहीं की, उसको पॉलिटिकली भुनाने की कोई कोशिश नहीं की, इसको पॉलिटिसाइज करने की कोशिश नहीं की। फिर भी मेरे आपके साथ जुड़े होने की वजह से जिस तरह से लोग मुझे डिस्क्रेडिट करने की कोशिश कर रहे थे, कुछ भाजपा के लोग और कुछ जेलस एलिमेंट्स दलित आंदोलन के साथ जुड़े वो भी, तो फिर मुझे लगा कि इस मूवमेंट को कहीं नुकसान न हो, इसीलिए मैंने आप में से रिज़ाइन किया है। और हमारी ये जो डिमांड सरकार के सामने हम लोगों रखी है वो सारी पॉलिटिकल डिमांड है। मैं तो ये मानता हूँ कि जिस तरह से हमारे देश में फ्यूडल कास्टिस्ट सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है उसको लैंड रिफॉर्म्स के जरिए तोड़ा जाए तो वो शायद दलितों के संदर्भ में इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से भी बहुत बड़ी राजनीति होगी। So that was Jignesh Mevani with us. Thank you for watching this video.